हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और जस्ट इमेजिन करो आप एक ऐसे वर्ल्ड में पहुंच गए हो जहां पर एंटर होते ही आपको आपकी हथेली का बैक साइड दिखाई दे। या इमेजिन करो वहां पर एक अजीब सा इंसान खड़ा है। अब जैसे ही आप उसे टच करते हो और जैसे ही आपको देखने के लिए वो पीछे घूमता है, वैसे ही उसके बॉडी पार्ट्स अंदर बाहर रोटेट होने लगते हैं, बिल्कुल इस 5D स्पेस टाइम में रोटेट होते हुए क्यूब की तरह। देखो, फिफ्थ डायमेंशन को इमेजिन करना और उसे स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है, एंड आई नो आप उसे इतनी आसानी से इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। पर चलो, इसे समझने के लिए हम बेसिक डायमेंशन से ही शुरू करते हैं, यानी कि बेसिक ज्योमेट्री। Also, बात है 300 BCE की, जब 2D और 3D शेप्स की बात ग्रीक टाइम के सबसे महान ज्योमेट्रिशियन यूक्लिड ने अपने एक बुक यूक्लिड्स एलिमेंट्स में की थी। और वहां से जो इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई थी, अगले 2000 सालों तक ये दुनिया भर में यूज होने वाला था। लेकिन 2000 साल तक इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के बाद अचानक से दुनिया ने यूक्लिड के इस डायमेंशन की थियरी से अपना मुंह फेर लिया। आखिर क्यों? यूक्लिड की ज्योमेट्री के अनुसार पॉइंट A को पॉइंट B से स्ट्रेट लाइन में जोड़ने के बाद जो पैथ क्रिएट होगा वो होगा द शॉर्टेस्ट पैथ, और फिर चाहे वो दोनों पॉइंट्स अर्थ पर ही क्यों ना हो। पर जब पहली बार इंसान अपनी शिप्स को लेकर अर्थ के चक्कर लगा रहा था, तब उन्होंने ये देखा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन सबसे शॉर्टेस्ट पैथ तो है ही नहीं। इसका मतलब यूक्लिड का जो एक्सप्लेनेशन था वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन सरफेस तक ही एप्लीकेबल था। कर्व्ड सरफेस के लिए हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते थे। जैसे इस इमेज में देखो, प्लेन सरफेस के लिए एक स्ट्रेट लाइन ही शॉर्टेस्ट पैथ है, पर कर्व सरफेस के लिए स्ट्रेट लाइन सबसे शॉर्टेस्ट पैथ नहीं है। फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और कर्व्ड सरफेस के लिए एक नई थियरी इजाद हुई, जियोडेसिक्स, टू स्टडी शॉर्टेस्ट पैथ ऑन कर्व्ड सरफेसेस, जिसके बाद उन्होंने रिसर्च को कंटिन्यूअसली शुरू ही रखा और फाइनली 19th सेंचुरी के एंड में उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने पेश किया, द फोर्थ डायमेंशन। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर आता है एक कैच। साइंटिस्टों के हिसाब से फोर्थ डायमेंशनल स्पेस हो या फिफ्थ डायमेंशनल स्पेस टाइम, हम सिर्फ 3 डायमेंशंस ऑफ स्पेस को ही देख सकते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हम जिस 4D यूनिवर्स का हिस्सा है, हम सिर्फ हमसे लोअर डायमेंशंस को ही देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक 2D ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट सिर्फ आगे पीछे और लेफ्ट राइट ही देख सकता है। अब अगर इस ऑब्जेक्ट के सामने मैंने एक 3D ऑब्जेक्ट रखा तो ये 2D ऑब्जेक्ट बस उस 3D ऑब्जेक्ट के सिर्फ शैडो यानी कि परछाई को ही देख पाएगा, उसको वो पूरा ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं। पर अगर मैं पूरा एंगल ही चेंज कर दूं, अगर मैं थर्ड डायमेंशन ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से इस पूरे सीन को देखूं, तो वो 3D ऑब्जेक्ट 2D वर्ल्ड को भी देख पाएगा और 1D वर्ल्ड को भी देख पाएगा। तो क्या इसका मतलब हम जैसे 3D बीइंग्स कभी भी 4D ऑब्जेक्ट को इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे? दैट्स नॉट ट्रू। आप बिल्कुल इमेजिन कर सकते हो। चलो मैं सिखाता हूं कैसे। कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। आपको स्क्रीन पर एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। अब ये पॉइंट है 0th डायमेंशन। अब अगर मैं इस पॉइंट को कॉपी करके स्क्रीन पर कहीं भी पेस्ट करूं और दोनों को कनेक्ट कर लूं, तो क्या फॉर्म होगा? करेक्ट, एक लाइन, यानी हमारा फर्स्ट डायमेंशन। अब अगर लाइन को कॉपी पेस्ट करके मैं उनके पॉइंट्स को इस तरह से कनेक्ट करूं, तो एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा जो है 2D। अब अगर हम 2 रेक्टेंगल ले और उनके कॉर्नर्स को कनेक्ट कर दे तो एक क्यूब मिलेगा जो कि एक 3D फिगर है। एंड नाउ यू टेल मी, आप एक 4D स्पेस वाले क्यूब को कैसे बनाओगे? एग्जैक्टली 4D स्पेस में हम 2 क्यूब्स लेंगे और उनके वर्टाइसेस को कनेक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा कुछ ऐसा डायग्राम, विच इज ऑल्सो नोन एज टेसरैक्ट। सो इस तरीके से बेसिकली आप 4th डायमेंशन को इमेजिन कर सकते हो। I know still it's very tough to imagine, but this is the closest representation that we can reach. Now, सवाल यह है कि इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर समझने की हमें जरूरत क्या पड़ी है? जरूरत है। जब साइंटिस्ट डार्क मैटर की खोज कर रहे थे, तब उन्हें 5th डायमेंशन का रास्ता मिल गया, और जब 5th डायमेंशन को उन्होंने टटोला, तब उन्हें यह पता चला कि डार्क मैटर तो बस एक नॉर्मल फर्मियन पार्टिकल से बना है, जो ब्रह्मांड के शुरुआती समय में हमारे डायमेंशन से 5th डायमेंशन में जंप कर गया। यस, आज से करीब 100 साल पहले जब विश्व भर में फेमस बिग बैंग थियरी की बात चल रही थी, तब हर साइंटिस्ट के मुंह पर बस एक ही बात थी कि चारों फंडामेंटल फोर्सेस, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये सारे बिग बैंग के वक्त एक ही सिंगल फोर्स हुआ करते थे। और अगर देखा भी जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स को एक साथ आपस में इमेजिन करना आसान भी था, पर जैसे ही कोई ग्रेविटी को बाकी तीनों से जोड़ने की कोशिश करता, सारे के सारे बड़े महारथी साइंटिस्ट फेल हो जाते।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आई नो आप सभी आईपीएल देखते हो, तो उसके साथ आप अपने ओपिनियन देके काफी सारे प्राइजेस भी जीत सकते हो lotus365.in पर। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे हु विल विन द मैच और हु विल विन द टॉस, ऐसे 50+ क्वेश्चंस जिसमें आपको अपने ओपिनियन देना है और आप प्राइजेस जीत सकते हो। लोटस 365 पर रजिस्टर कीजिए और पाइए 365 रुपीज का बोनस। यहां पर आपको मिलता है 1-to-1 24/7 कस्टमर सपोर्ट, और यहां पर खेलते हैं 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स। यहां पर क्रिकेट के अलावा 200+ क्वेश्चंस है। यहां खेलते 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स। यहां पर क्रिकेट के अलावा और भी गेम्स है। 200+ क्वेश्चंस है यहां पर, जहां पर आप अपने ओपिनियंस दे सकते हो और जीत सकते हो अच्छे प्राइजेस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो देरी मत कीजिए, डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पर और आईपीएल को और भी ज्यादा एंटरटेनिंग बनाइए। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। मानो ग्रेविटी और बाकी तीनों के बीच कोई लॉजिकल कनेक्शन ही ना हो, फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंट्री होती है आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन ने हमारे 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम फैब्रिक का सारा खेल समझाने के लिए जब अपनी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी, तब उन्होंने 2 यूरोपियन फिजिसिस्ट थियोडोर कलूजा और ऑस्कर क्लेन, इनकी मदद ली अपने थियरी को आगे मैथमेटिकली 5th डायमेंशन में बढ़ाने के लिए। और तब उन्होंने जो डिस्कवर किया वो काफी फैसिनेटिंग था। उन्होंने ये पाया कि ये इक्वेशन तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को आपस में जोड़ रहा है इन 5th डायमेंशन। अब ये कैसे? कलूजा क्लेन की ये जो जॉइंट थियरी थी ना, ये कहती है कि हमारे ऑर्डिनरी पार्टिकल्स जब काफी हाई इंटेंसिटी से आपस में टकराते हैं तो वो कुछ ऐसे पार्टिकल को जन्म देते हैं जो हमारे 4D यूनिवर्स से जंप करके 5th डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। अब ऐसे में, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, लेट मी चेक आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। क्या ये पार्टिकल हम जैसे 3D जीवों को दिखाई देगा कि नहीं? ऑब्वियसली नहीं, पर क्योंकि वो पार्टिकल काफी हाई एनर्जी एब्जॉर्ब करके 5th डायमेंशन में गया है, वो उस एनर्जी से मास और मास से ग्रेविटी पैदा करते हैं। और यही वजह है कि साइंटिस्टों ने इसे नाम भी दिया ग्रेविटॉन, एक ऐसा पार्टिकल जो ग्रेविटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, बट हमारे डायमेंशन में वो दिखाई नहीं देता। लेकिन इस सब में अब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किधर आया? फिजिसिस्ट एड्रियन कार्मोना, जेवियर कैस्टेलानो रुइज और मैथियास न्यूबर्ट, ये तीनों अपनी रीसेंट रिसर्च में एग्जैक्टली उसी को साबित करने के चक्कर में पहले डार्क मैटर के पार्टिकल तक पहुंचे और फिर एक 5th डायमेंशन के पोर्टल तक। असल में आज से कुछ साल पहले एड्रियन कार्मोना और उनके कॉलीग्स को कलूजा क्लेन थियरी की वजह से एक सवाल आया। सवाल था कि जब हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से किसी भारी चीज को उठाते हैं, तब इनडायरेक्टली हम ये भी साबित करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग होती है और वो ग्रेविटी के मौजूदगी में भी किसी चीज को आराम से ऊपर खींच सकती है। सो व्हाट इफ ब्रह्मांड का ज्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या लाइट भी एक ऊपरी डायमेंशन में बैठकर ग्रेविटॉन्स को ऊपर खींच रहा हो? कुछ समझ आया? उनके कहने का मतलब है कि हो ना हो, ये ग्रेविटॉन ही असल में 5th डायमेंशन में बैठा ग्रेविटी इन्फ्लुएंसिंग डार्क मैटर है, जिसे कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने ऊपर हायर डायमेंशन में खींचा था। पर एक सेकेंड, इसे साबित कैसे करोगे? यही सवाल उन्हें शुरू से झंझोड़ रहा था कि तभी एक चमत्कार हो गया। उनके एक्सपेरिमेंट से उन्हें यह पता चला कि जिस पार्टिकल को वो अब तक एक तरह का ग्रेविटॉन या सिंपली ग्रेविटी पार्टिकल समझ रहे थे, वो तो बस एक साधारण मैटर को रिप्रेजेंट करने वाला फर्मियन पार्टिकल निकला, जिसे हम में से कोई भी एक्सेस कर सकता है। एक्चुअली एड्रियन और उनकी टीम इस ग्रेविटॉन और डार्क मैटर की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही थी कि उन्होंने तंग आकर फाइनली पूरी कहानी एकदम ब्रह्मांड के शुरुआत से शुरू की। उन्हें लगा कि फिलहाल शायद यही सबसे समझदार फैसला है, एंड गेस व्हाट, वही सबसे समझदार फैसला था भी, क्योंकि जब वो मैटर, एंटी मैटर, डार्क मैटर, बोसॉन्स, इन सब को एकदम शुरू से समझने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे ही बाय चांस उन्होंने साधारण मैटर यानी फर्मियंस को रिप्रेजेंट करने वाले मैथमेटिकल इक्वेशंस और 5th डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने वाले इक्वेशंस, इन दोनों को मर्ज करके देखा। और गेस करो उन्हें क्या मिला होगा? उन्हें पता चला कि जैसे ही फर्मियंस यानी साधारण मैटर आपस में काफी हाई इंटेंसिटी के साथ एक दूसरे से टकराते हैं, तो वो 5th डायमेंशन में पहुंचकर हमें मास देने वाली हिग्स फील्ड से जरूरत से ज्यादा इंटरैक्ट करने लगते हैं। इसका नतीजा, उनका मास 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना नहीं, बल्कि हजारों गुना बढ़ जाता है। यानी उनसे ब्रह्मांड में ग्रेविटी तो बढ़ जाती है, पर 5th डायमेंशन में होने की वजह से वो हमें कभी दिखाई नहीं देती। अब ये कैरेक्टरिस्टिक सुनकर कुछ याद आया? यस, डार्क मैटर। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिसर्च, डार्क मैटर असल में बस साधारण मैटर है जो 5th डायमेंशन में बसा हुआ है, और अगर हम हमारे करंट लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर से भी बड़ा पार्टिकल एक्सीलरेटर बना पाए, तो 2 साधारण फर्मियंस को हाई इंटेंसिटी से टकराकर उसे एक 5th डायमेंशनल
पोर्टल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साउंड्स क्रेजी, राइट? अब साइंस एक तरफ तो मिथोलॉजी में भी ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फिक्शनल इंटरप्रिटेशंस है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि रियलिटी है, बट थिंकिंग फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव विल आल्सो हेल्प। हिंदू पुराणों के अनुसार स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक, इन 3 डायमेंशंस में हमारी रियलिटी एग्जिस्ट करती है, जिसे फिर समय के चौथे डायमेंशन से बढ़कर ब्रह्मा जी, ब्रह्म भगवान इस रियलिटी को कंट्रोल करते हैं। और यही वजह है कि यूनिवर्स को संस्कृत में ब्रह्मांड भी कहते हैं, जिस पर फिर आगे 5th डायमेंशन से विष्णु जी नजर रखते हैं। और इसीलिए पुराणों के अनुसार विष्णु भगवान का काम है ब्रह्मांड के अलग अलग डायमेंशंस के मैटर और एनर्जी के लिए रूल सेट करना। अब आई नो आज के लिए कुछ ज्यादा ही माइथोलॉजिकल हो गया, पर हर पर्सपेक्टिव से सोचने की आदत होनी चाहिए। यू डोंट हैव टू बिलीव दिस, बट जस्ट इस पर्सपेक्टिव में रखने का भी एक नजरिया है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप अलग अलग हायर डायमेंशंस में कैसे दिख सकते हो? वेल, इसके ऊपर मैंने डिटेल में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।